हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो अपना इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड का, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब मैं उसके आपको 11, 12 और 13 क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों, आपको पता है ये पार्ट 1 से रिलेटेड है और ये पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसमें 11th क्वेश्चन ऑप्शन के साथ है, जहाँ तो हमें ये नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन करना है या दूसरा करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11A की, जिसमें हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने को बोला गया है। और क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें हमें क्या गिवन है बच्चों? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, excess of imports over export, inventory investment, gross public investment, net direct taxes, net factor income from abroad and consumption of fixed capital। बच्चों, ये एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर देख के समझ लग रहा है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, NDPFC, इसमें सारे हम जितनी भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऐड कर लेंगे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस रेजिडेंट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसकी ब्रैकेट बंद करने के बाद माइनस क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का नाम दिया है, और माइनस क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एक एक करके यहाँ से फिगर देखते जाइए। 800, 170, 150, 120 एंड 500, इन सबको हमने प्लस कर लेना है और उसमें से 20, 40 और 70 ये माइनस कर देने हैं, और हमारा टोटल आ जाएगा 175 करोड़ रुपीज़, 1750 करोड़। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये फिगर्स एक बार आप देख लीजिए और इसको खुद फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आंसर बराबर आ रहा, सही आता, तो आप एक कन्फ्यूजन है यदि कोई मन में, तो आप इस क्वेश्चन को का आंसर यहाँ से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन वाला पार्ट है 11 नंबर B, स्टेट द स्टेप्स pertaining to the estimation of national income under the income method। State the steps pertaining to the estimation of national income under the income method। तो हमें वो स्टेप्स बताने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ये दिख रहे स्टेप्स 11th क्वेश्चन का, ये बी ऑप्शन, स्टेप्स pertaining to एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों? आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू डिस्टिंक्ट हेड्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नंबर 2, एस्टिमेट एंड क्लासीफाई द फैक्टर पेमेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स टू द डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। ठीक है बच्चों। और थर्ड स्टेप क्या है? फाइनली एस्टिमेट एंड एडेड द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम, NPFC पे। ठीक है बच्चों, ये स्टेप्स हैं जो आपको नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त लेने हैं इनकम मेथड में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड इन अंडर 2 हेड्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन द 2 हेड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो बच्चों, इसका आंसर है, सिंपल है वैसे तो। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड एज, कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस whose impact and incidence lies on the same entity। ठीक है, जिसको पे करना है, जिसने बियर करना है, उसी को ही पे करना है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए। और दूसरा जो सोर्स है वो क्या है? टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा जो सोर्स है इसका वो बताता हूँ मैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस
whose impact and incidence may lie on different entities. In other words, the liability of paying indirect taxes can be shifted. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 12th का आंसर है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 अब मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, उसमें है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI विटनेस्ड अ शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग द 2023-24 with the net FPI inflows of $32.4 billion, in which sub account and on which side of the balance of payment account the above transaction will be recorded. Give reasons in support of your answer. और इसका दूसरा पार्ट क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो बच्चों इसका आंसर कैसे आएगा, ये रहा इसका आंसर 13th का। सो इसमें आंसर कैसे आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2023-24 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. It is recorded on the credit side as it results in the inflow of foreign exchange. Furthermore, such transactions are documented in the capital account as they reflected the change in the ownership of financial assets between the residents of the country and rest of the world. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि जितनी वो फिजिकल ईयर 2023-24 में विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी, कैपिटल साइड में और किसके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, और ये इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज इट इज़ रिजल्ट ऑफ इनफ्लो, इससे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है. फर्दर मोर सच ट्रांजेक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड इन द कैपिटल अकाउंट एज दे रिफ्लेक्ट द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन ऑटोनोमस, सेकंड था बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का हमें डेफिनेशन देनी है. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स फॉल शॉर्ट ऑफ द ऑटोनोमस पेमेंट. अंडरस्टूड है कि पेमेंट्स आपकी ज़्यादा हैं और रिसीट्स कम है, उसको डेफिसिट ही बोलेंगे ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर इन द इकोनॉमी. तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से दिखाएंगे, रिकॉर्ड कहाँ पे होगी, वो हमने बताया कि क्रेडिट साइड में होगी. और दूसरा हमें ये बताना था स्टेट द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का सिंपल मीनिंग है जब पेमेंट्स आर मोर देन योर रिसीट्स, तो वो डेफिसिट ही होता है. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये 11, 12 और 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए. अगले क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. विशिंग यू गुड लक.